अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। हमने बार बार सुना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही जुड़ी है मईशत और मईशत की स्टेबिलिटी, और जब तक इस मुल्क में मईशत बहाल नहीं होगी तब तक ये पॉलिटिकल टर्मोइल चलता रहेगा, या पॉलिटिकल टर्मोइल जब तक बहाल नहीं होगा तब तक मईशत बहाल नहीं होगी। लेकिन जाहिर है कि हम फिर भी दौरे करते रहे, शहबाज शरीफ साहब ब्रीफकेस भर भर के MOUs के लेकर आते रहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट है कि आ नहीं रही। और अब की फिच की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान 1.5 साल ये हुकूमत चलेगी अगर इससे पहले ख़त्म नहीं होती तो। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल, ज़ाहिर है उनकी प्रेडिक्शन 10 साल की होती है, इसमें मार्शल लॉ का भी ख़तरा है। अब ये फिच रिपोर्ट आपको बता रही है, और साथ साथ नज़र भी यही आ रहा है। और जो फैसला आया था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट्स के मामले पर, उसमें हक रखती है हुकूमत कि वो अपील में जाए, लेकिन ये हक भी वो रखती है कि एडहॉक जजेस मुकर्रर करे। लेकिन हक तो वो भी रखते हैं जो एडहॉक जजेस से या इस बात से इनकार करें। इसमें कोई लीगली कोई लकूना नहीं है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि बदनीयती पर जब ये मबनी होगा तो सबको दिखाई देगा। डॉक्टर मकबूल बाकर साहब जो हैं उन्होंने एतराज़ किया है, उनका नाम सामने आया था। उसके बाद मुशीर आलम साहब हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया। 2 जजेस अभी सोच रहे हैं, तारिक मसूद और मज़हर आलम। अब इसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ, उसमें MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी शरीक थी। उनका एक एलामिया है जिसको रीड आउट किया, जिसको कम से कम समराइज़ किया। मुज़र होगा ये अदलिया के लिए। और साथ साथ हमने देखा है, लगता है नंबर 3 जो है वो बड़ा लकी साबित हुआ है, क्योंकि 3 मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब ने की हैं अपने भाई से मरी में, जहाँ पर वो इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि शायद उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब पता नहीं कौन सी तबीयत का बहाना बना के बाहर जाया जाएगा, कि अब जाया भी जाएगा या नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत के ख्वाजा आसिफ साहब एक इंटरव्यू में उन्होंने हाल ही में कहा है कि उनको ये डर है, या कम से कम इस हुकूमत को ये डर है कि ये जो पटिशन है इलेक्शंस का रद्द करने की, उसमें ये मामला जब उठा तो ये इलेक्शंस का रद्द करार दिए जा सकते हैं, जो इलेक्शन की पटिशन ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और ऑफ कोर्स ये एड हॉक जजेस लगाकर वो पता नहीं अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, या जस्टिस काजी फायज़ ईसा क्योंकि माइनॉरिटी में थे, 11 मेंबर बेंच में वो नहीं थे, 13 मेंबर बेंच के माइनॉरिटी में ये फैसला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं देनी चाहिए। लेकिन एनी केस ये इसरार कर रही है PTI कि बिकॉज ही इज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही शुड मेक श्योर दैट हिज ऑर्डर्स आर इम्प्लीमेंटेड। अब मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोमन साहब। हुमायूं मोमन साहब, ये तो बिल्कुल ही पहले हमें लग रहा था कि टसल होने वाला है, कोई अपहीवल कॉज होगा, जस्ट जुडिशरी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, फिर ये फैसला आ गया, आपको ये सीटें मिल गई। उसके बाद अब ये एड हॉक जजेस वाला मामला, ये वहम, ये वसवसे, ये बदनीयती, मतलब क्योंकि लीगली तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, करना क्या चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2-2.5 सालों में चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, और कोविड के ज़माने में इमरान खान ने कहा था कि वो एर्तुग्रल का कहा था कि वो ज़रूर देखे सीरिया। तो जिस तरीके से ये अनफोल्ड हो रही है, और हर एक दिन के बाद दूसरे दिन एक नया चीज़ खोल जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक्चुअली पाकिस्तान में भी एर्तुग्रल जैसी चीज़ देख रहा हूँ कि हर दूसरे दिन उसके खिलाफ कुछ न कुछ नया मास खड़ा हो जाता था। कभी एक खड़े हो जाते थे, कभी अपने, कभी 2, कभी क्या, वही चीज़ हो रही है। देखिए, हम आज भी अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं। हम आज भी कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब को ऑनरेबली कहते हैं, और बड़े क्या कह सकते हैं, मुअद्दबाना अंदाज में हम उन्हें कहते हैं कि सर जी, आप हमारे केसेस ना सुनिए, उसकी वजूहात है। ये नहीं है कि हम आपको डिसलाइक करते हैं, लेकिन हम इसलिए कहते हैं आपको, नंबर 1 कि जब आपके ऊपर रेफरेंस दायर हुआ था, हमें ऐसा लगता है कि आप उसके बाद ये पर्सनल वेंडेटा लेकर चल रहे हैं, और उसकी वजूहात है। आपकी बेगम साहिबा ने भी हमारे ऊपर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर उन्होंने बातें कही थी, 2 एक जगहों पे कही थी। फिर आपने भी एक पिटीशन किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई हुई है कि आप हमारे केसेस नहीं सुन सकते। इसके अलावा तीसरी चीज है कि जो सुनने में आया है, सच है या झूठ है उसका नहीं पता, लेकिन सुनने में ये आया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाह रहे हैं, जिसमें
जजेस के टेन्योर के ऊपर है, और चूंकि आप उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। फिर उसके अलावा ये आ जाता है कि जब बट सर वो कह चुके हैं ना, वो तो डायरेक्टली तारिर साहब से बात करके कह चुके हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एन एक्सटेंशन। सो ये बातें क्यों हो रही हैं? तो ये तो रूमर मिल फैक्ट्री को बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज ही इज डिनाइड हैविंग एनीथिंग टू डू विद इट एंड ही डजंट वांट एन एक्सटेंशन। एंड यू बिलीव इट? And you believe it? Yes, sir. I would like to. Good. Yes, sir. I would like to. Why not? Good for you. I would not. I would not. Even if he says so. Okay. Morally उसको नहीं बैठना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली जगह पे। ये तकाजा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के क्लॉज का कि जहां आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो आप वहां नहीं बैठ सकते। ये तकाजा है कि जब आप अपने एक डिसीजन को हाई कमीशन के जब सवाल करता है तो आप उसमें पब्लिक में जाके, जो आपका डोमेन नहीं है, आप वहां जाके कोड ऑफ कंडक्ट की ब्रीच करते हुए आप अपने डिसीजन को वो कर रहे हो। और ड्यूरिंग दिस होल टेन्योर ये जो केस हो रहा था, अगर किसी से सवाल पूछा जाता बल्ले के निशान का, आपने देखा वो कैसे उसको डिफेंड करने के लिए आ जाते थे। मतलब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बन के उसको कर रहे होते थे। सो ऑल इन ऑल हिज कंडक्ट इन दैट कोर्ट, इन माय ओपिनियन, was not up to the mark and he should not be sitting in Pakistan Tehreek-e-Insaf any decision making thing. बाकी लोगों को करे। अब आ जाती है बात एडहॉक की। देखिए, अगर आपने एडहॉक करना है, आपको लोग चाहिए, आप एलिवेट करें ना। आपके पास हाई कोर्ट्स हैं, चारों हाई कोर्ट्स में से एक को एलिवेट कर लें, आपके पास 4 आ जाएंगे। आप क्यों नहीं करते? मानना कि आपके पास वो है, आपके पास एक प्रोविजन है, लेकिन वो प्रोविजन नॉर्मल दिनों के लिए नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन के लिए है। अच्छा, उसके बाद हिस्ट्री में चले जाते हैं। क्या आपको पता है कि भुट्टो को जो फांसी दी गई थी उसमें जो मेन किरदार जिसने अदा किया था वो एडहॉक जज था। उसने बैलेंस जो कर दिया था वो कर दिया था उनके जुडिशियल मर्डर की तरफ। तो देखिए, पाकिस्तान में ये जो बाज चीजें हैं वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और एक और सवाल कर देता हूं, ये जो एडहॉकिज्म है, ये जो रिटायर्ड लोगों को हम लेकर आए, चाहे वो जनरल्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जजेस हैं, हम इनको क्यों लेकर आते? क्यों हमारे पास नए लोग नहीं है? ये लोग आते हैं, एक तो अपनी पेंशन भी ले रहे हैं। ये जितने भी रिटायर्ड लोग इस वक्त जिन पोजीशंस पे लगे हुए हैं, इदारों में लगे हुए हैं, ये अपनी पेंशन भी ले रहे हैं, ये तनख्वाह भी ले रहे हैं। ये दोनों मजे लूट रहे हैं और पाकिस्तान आपके वक्त में भी तो ले रहे थे। आप अपने वक्त में रोक लेते, आप अपने वक्त में रोक लेते, आपके वक्त में भी तो ले रहे थे ना। देखिए सना जी, बात ये है कि अगर मेरे वक्त में कुछ पेंशन वाला मामला इज अ नो गो एरिया सर। इट हैज ऑलवेज बीन अ नो गो एरिया फॉर गवर्नमेंट्स हु वांट टू बी अ पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट। दैट्स अ नो गो एरिया। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन दैट्स जी अभी तो नहीं होगी ना। नो गो एरिया खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, तो आप ये फिच वाली रिपोर्ट देख रहे हैं, इसमें 18 महीने की हुकूमत का टाइमलाइन दे रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, हो सकता है मार्शल लॉ भी आ जाए उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुड बी वेरी, इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई राह उन्होंने छोड़ी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो इन्वेस्टमेंट को हैम्पर करेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। तो ये हम MOUs का क्या करेंगे जो इतने ममालिक से हमने कर लिए हैं, किसी से 5 अरब, किसी से 3 अरब, किसी से 10 अरब। देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप के एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उनसे चाइना के बारे में पूछा गया था कि भाई चाइना ये कर रहा है। तो उसने कहा कि देखो, जिस दौरान में हम लोग ये कर रहे हैं, चाइना ये काम कर रहा था। उसमें एक जुमला कहा, उसने कहा कि ये जो पैसा होता है ना, जो लोगों के जो मालदार लोग होते हैं, ये मुश्किल वक्त में आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन जो इंडस्ट्री है इस वक्त, कहते हैं अमेरिका में कोई इंडस्ट्री नहीं बन रही, वो सारी बाहर बन रही है। जो इंडस्ट्री होती है वो वहीं रहती है। पाकिस्तान में जो असल दिवालिया इन लोगों ने किया है, इन 2 हुकूमतों ने किया है, PMLN और पीपल्स पार्टी वालों ने, अभी नहीं, 1985 से लेकर 2000 तक की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने जो दिवालिया निकाला है पाकिस्तान का, वो इसलिए लगाया, पाकिस्तान से सारी इंडस्ट्री हटा दी इन्होंने। पाकिस्तान जहां मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहां से आपने हटा दिया है। अब यहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ये याद रखिए, ड्यूरिंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 3.5 साल हुकूमत में आपके पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई, 10%।
10.7%। हम लोगों ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करे थे कि यहां पे इंडस्ट्री हो जाए, इन लोगों ने उसका सत्यानाश मार दिया। लोगों ने अपनी मशीनें बेचनी शुरू कर दी हैं। इन लोगों का एक ही काम है। अच्छा मोहम्मद साहब, इस पूरी असना में इफ नथिंग एल्स वर्क्स पार्टी बैन करने जा रहे हैं, काबीना पार्टी बैन कर देगी और काबीना ये 15 दिन में मशावरत के लिए रेफर कर देगी सुप्रीम कोर्ट को, और उनके पास ये हक हासिल है। क्या आपको लगता है उनके पास पॉइंट्स उनके पूरे बैठते हैं कि आप एक दहशतगर्द जमात हैं, या आप पॉलिटिकल टर्मोइल कॉज करते हैं, या आप इंतशार की सियासत करते हैं इस मुल्क में, इसलिए आपको बैन हो जाना चाहिए? सो दे हैव अ बैकअप प्लान फॉर एवरीथिंग। इफ एड हॉक जजेस डजंट वर्क, इफ दिस डजंट वर्क, देन दे विल बैन योर पार्टी। और उसके बाद अभी भी खैर दे नॉट वेरी क्लियर कि हाउ दे विल, बट राणा सनाउल्लाह साहब ने भी घंटे पहले कहा है कि दे विल। देखिए इस तरह है कि जो 420 होते हैं ना, वो 2 नंबरी में और 10 नंबरी में बहुत महारत रखते हैं। उनको हर 2 नंबरी का तरीका आता है, हर 10 नंबरी का काम आता है कि जिससे वो अपनी 420 को बचाएं। और यही वजह है कि इन्होंने, अगर आप गौर से देखें, इन्होंने आके कौन से बिल पास किए? इन्होंने क्या नैब का अमेंडमेंट को किया है, उसमें क्या किया? उन्होंने कहा 1985 से 1985 में ऐसा क्या हुआ था कि why 1985, why not 1975, why not 1965? 1985 because PMLN started over there. इन्होंने उस वक्त से लूटना शुरू किया था, तो इन्होंने कहा था सॉरी भाई, हमें नहीं तुम्हें पकड़ना, जो हमने तुम्हारा पैसा लूट लिया उसको नहीं पकड़ना। जिन जो हमने गलत डिसीजंस लिए, हम लोग उसमें सेक्शन 4 के लिहाज से जो हमारी बदनीयती वाले फैसले थे, जैसे आईपीपीस का था, आप उसमें सवाल नहीं कर सकते हो। जो हमारे बदनीयती वाला वो था कि दरमियान में हम मिडिलमैन रखते थे जिसके अकाउंट में पैसे डालते थे, आप उसका नहीं पूछ सकते हो। सेक्शन 9 को हम चेंज कर रहे हैं। हम अगर बेनामी के लिहाज से करते हैं सेक्शन 5, आप वो नहीं पूछ सकते हो कि भाई मैं अपने बेटे के नाम पे करूं, जैसे आप उनसे नहीं पूछ सकते हो मेरे नाम पे वो करो। हाँ, मुझे अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करे, आप मनी लॉन्ड्रिंग जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर तब्दीली लाके क्या कहते हैं ये उसका स्टेट बैंक ये नहीं रेफर कर सकता। इन लोगों ने जो काम किया सिर्फ अपने बचाव के लिए किए हुए हैं और कुछ नहीं किया हुआ। रही बात यह है कि एक बात बताता हूं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं हटाना चाहते, ये अपने कंपटीशन को, इनको पता है ये नहीं जीत सकते बैलेट में हमसे, तो ये उस चीज को हटाना चाहते हैं। राणा सनाउल्लाह ने कहा हुआ है हम हर कोशिश कर लेंगे, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर लेंगे आपको रास्ते आसान, क्योंकि हमारे होते वो जीत नहीं सकते। लेकिन असल जो मसला है जो ये देख नहीं रहे, क्या इनको इस बात का एहसास है कि ये खैबर पख्तूनख्वा जहां पे 80% सीटें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आई है, इसका मतलब ये 80% अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है या 90% ने वोट दिया है, या उस 90% को अपने से एलिमिनेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये करना क्या चाह रहे हैं? क्या इनमें अकल नाम की कोई चीज है? सर क्या इनको सर चले इनकी बात छोड़े, हम आपके ऊपर आ जाते हैं। सर एक मिनट, वो मैंने कहा इमरान खान साहब का इद्दत वाला केस भी फारिग हो गया, लेकिन वो रिहा नहीं हुए, रोपकार भी जारी हो गए लेकिन वो रिहा नहीं हुए। उसके बाद 90 मिलियन पाउंड केस में उनकी जोजा मोहतरमा को भी और उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। अब मामला नैब भी तीसरी दफा तफ्तीश करने गई है आज, तो ये तफ्तीशें जारी रहेंगी, जेल से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन व्हाट इज द ऑप्शन दैट यू हैव? अगर हम न्यूमेरिकली देखें, आप जब ऑपोजिशन में बैठते हैं, अब आपके पास जो ये रिजर्व सीट्स वाला भी नंबर काउंट कर लेते हैं, तो अगर आप जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब से भी यही ऑल्सो गेट्स ऑन बोर्ड, तो न्यूमेरिकली आप लार्जेस्ट ऑपोजिशन है, आप अदम एतमाद ला सकते हैं इस हुकूमत के खिलाफ? देखिए इस तरह है कि न्यूमेरिकली अगर बाकी सारे भी हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं ये समझता हूँ कि इनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेशर है। मैं देखिए इस तरह है, मेरी आप मुझे कुछ भी समझ लें, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनको इनके अपने घर में तबाह करेगा। अल्लाह ताला इनको इतना बेइज्जत करेगा कि आप देखोगे, और उसकी वजह है ये लोग बदनीयत लोग हैं। इन लोगों ने आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ रोना रोया है। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं
इतना ही पाकिस्तान के साथ सिंसियर हूं, मेरी अपनी जायदाद जो अरबों में है, मुल्क से बाहर है, क्या मैं पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट नहीं करूंगा? चाहे वो एक कतरा क्यों ना, मैं क्यों नहीं इन्वेस्ट करूंगा? इन लोगों ने अपने बच्चों को जो यहाँ पैदा हुए, जिनके माँ बाप यहाँ, जिन्होंने पैसा यहाँ से बाहर भेजा है, उनको नहीं लेकर आ रहे। अच्छा, उसको भी छोड़ दे, मैं इनकी भी बात नहीं करता, मैं उन सारे बिजनेसमैन की बात करता हूं, खास तौर पे वो लोग जो आईबीपीज को ओन करते हैं। यार, तुम लोगों में इतनी शर्म नहीं है कि तुम लोग पाकिस्तान को लूट रहे हो दोनों हाथों से? आप खुद पाकिस्तानी हो, आप पाकिस्तान से, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, पाकिस्तान कितना कर्जों में डूब रहा है, आपको पैसे देते हुए आप लोगों ने 1 मेगावाट यूनिट बनाई नहीं और 28 अरब रुपए लेकर जा रहे हो एज अ प्रॉफिट, और आपको पता है कि पाकिस्तान की, और आप लोग आराम से बैठे हो। क्या इतने आप बेहिस हो गए हो? क्या इतनी आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपके बच्चे नहीं देखते, आपके इर्द गिर्द वाले लोग नहीं देखते आप किस किस्म के लोग हो? हमें चाहिए, हम सारे पाकिस्तानियों को चाहिए, अगर हमें पता हो कि ये कौन कौन लोग चले, अगर आपको नंबर न्यूमेरिकली अगर आपको नंबर चाहिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम, किसके साथ इत्तेहाद करना पसंद करेंगे? क्योंकि एमक्यूएम तो एक पोजीशन लेगी मगर पीपल्स पार्टी ने हमारे प्रोग्राम में, मंदोखेल साहब तो पोजीशन ले चुके हैं कि पार्टी बैन नहीं होनी चाहिए और ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और अगर ये चाहते हैं कि हम इनके साथ रहें, सुबह तक हुकूमत रहे, तो फिर ऐसी हरकतों से वो गुरेज करें। तो ये तो आपकी सपोर्ट में एक पोजिशन है, तो पीपल्स पार्टी को क्या आप मिला सकते हैं या अदम एतमाद ला सकते हैं? देखिए, इस तरह है कि जो अगर हम लोगों ने इक़्तिदार में आना होता तो हम आज से 6-7 महीने पहले पीपल्स पार्टी ने जब ऑफर की थी, हम आ गए होते। हमारा एक मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ ये है कि हर वो शख्स जिसने ये जो सिस्टम था, जो फॉर्म 47 वाला सिस्टम था, अगर वो उसका बेनिफिशरी है, चाहे वो 5 सीटों का है, 10 सीटों का है या 100 सीटों का है या 200 सीटों का है, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे। उसूल ये होता, मजा तब आता कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं ये बात बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई बहुत बड़ी इधर उधर सीटें नहीं की हैं। मेनली एमक्यूएम की 19 सीटें, 21 में से 19 हमारी हैं जो उन्होंने चोरी की हुई है, और नून लीग की तो आप बस 17 करके बाकी जितनी भी है वो हमारी है। पंजाब में भी इसी तरह कर ले तो वो है। तो इन दो को तो खास तौर पर नहीं। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को इस जगह से, जैसे जमात इस्लामी ने किया था, अगर ये कर लेते तो ये बहुत बड़ा कद बन जाता इनका। अच्छा, इनको फर्क भी नहीं पड़ना था, सिंध आज भी इनका है, सिंध उस वक्त भी इनका ही रहता, लेकिन इनका कद बड़ा हो जाता। लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि वो तो इज्जो मंतशाओ, अल्लाह ताला ने जब इनको इज्जत नहीं देनी थी तो फिर अल्लाह ताला ने इनके दिमाग में इस किस्म की बात कैसे डलवा देता? ये ऐसा अच्छा काम कैसे कर लेते हैं? सर कुछ मामलात अभी पेंडिंग हैं, तो देखते हैं उसका क्या रुख इख्तियार करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। अब हमें ज्वाइन किया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने, किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आई नो इट्स अ सेंसिटिव टाइम टू टॉक टू यू, क्योंकि अभी आप हसन नियाज़ी से मिलकर आ रहे हैं, तो एक तो उनकी खैरियत बताइएगा, दूसरा ये भी बताइएगा कि मुझे याद है आपने एक दफ़ा कहा था प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान इज़ नॉट डन येट। आज दैट स्टैंड्स ट्रू? जी, मैं तो बिल्कुल उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे मैं उस वक्त था, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली पता था। मेरा ख्याल है कि अब ये वेदर जो है ना, कोई फॉर गुड रीजन बैड रीजन, मैं उसके दिमाग को के अंदर से पढ़ सकता हूँ कि उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो क्या काम कर रहा है। और मुझे ये भी है, तो छोटा मुँह बड़ी बात, मैं ये भी दावे से कहता हूँ कि कोई बंदा दूसरा दुनिया में नहीं है जो एक्चुअली ये बात उसका तयन कर सके। इमरान सोच प्रोसेस से गुजर है और वो कह रहा है, आया वो जो कह रहा है देखिए वो मीन भी करता है नहीं करता। मैं हमेशा ये समझता था कि जी इमरान खान जो है वो जिसको कहना चाहिए कि उसके जहन में ये बात पहले दिन से रख बस गई है, यही होगी कि ये मुझे इक़्तिदार दोबारा नहीं मिलना, क्योंकि जिस लेवल को लड़ाई ले गई है उसके बाद उसको पूरी कॉम्प्रिहेंशन थी, उसको इदराक था इस लड़ाई के बाद
पूरा इदारा ऐसे इंस्टीट्यूशन वो कभी भी उसको जो है वो जो जिस पर कहने चाहिए कि उसको नहीं उठाएगा किसी तरीके से भी, और वो उसको किसी सूरत में भी आगे नहीं आने देगा। अब ऐसी जगह पहुंचे हैं कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए हालात जो है बहुत ही तकलीफ है। इस तरह की लड़ाई में जिसमें एक तरफ उसने लोगों को अवाम उन्नास को भड़का रखा है इदारे के खिलाफ, और इदारा जो है वो उतना ही जो उसके अंदर एक रिजॉल्व आता जा रहा है, और वो उतना ही समझता है कि ये बंदा जो है ये मुल्क के लिए इतना खतरनाक है, और ये जो सोच इदारे में मैच्योर हुई है या परवान चढ़ रही है या आगे बढ़ रही है, और इमरान खान साहब की अपनी तरफ बढ़ रही है, मुझे ये ख्याल है कि अगर मैंने पकड़वा दिया लोगों को और फौज को, तो उससे मैं अगर काम भी आते ना करे ऐसी सूरत हो तो कोई बुरा सौदा नहीं है, क्योंकि उसका ख्याल है कि सूरत में इदारा जो है कमज़ोर होगा और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो एकदम हम तो मेरा ख्याल है कि मैं तो जब से ये पिछले 7-8 साल कॉलेज में लिख के जब ये बाजवा प्लान एक्शन में हुआ और 2017 में नवाज शरीफ नाअहल हुए, और जिस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो तरतीब होती गई, तो उसके बाद मैं तो एक ही मेरी सोच आई थी कि ये किसी तौर पे जो है पाकिस्तान जो है वो 1971 का जो हालात है उसका रिपीट किसी न किसी सूरत में सामने आ जाएगा। बड़ा अल्लाह बेहतर है। मैं तो बहुत फिक्रमंद हूँ पाकिस्तान के बारे में, और मेरा ख्याल है ऐसी पोजीशन में सारे पक्के हैं, इमरान खान भी और इदारा भी, कि अब कोई बंदा जो है उसके पास ऑप्शन ही नहीं रही कि वो किसी प्लान बी की तरफ जाए, और प्लान ए जो है दोनों के पास है वो बहुत ही खतरनाक है। बहुत ही खतरनाक प्लान है और प्लान बी। लेकिन मोहम्मद साहब, आप अग्री करेंगे कि ये नहीं मिलेगा इक़्तिदार आप लोगों को, और नहीं आने देंगे इक़्तिदार में इदारे आपको, अब जो जिस पोजीशन पर नहज पर मामलात को ले गए हैं इमरान खान साहब? देखिए, मैं हम्बली डिसएग्री करता हूँ नियाजी साहब की असेसमेंट से। हर एक अपने अपने होते हैं, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी तज़्ज़िये जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता। देखिए, इस तरह है कि बाज़ चीज़ें होती हैं कि जब आप कहते हैं ना कि वो लोग नहीं चाहते या फलाना नहीं चाहते, एट द एंड ऑफ द डे ये याद रखना है कि ताकत जो है ना वो अवाम है। जब अवाम एक वक्त आता है, हर चीज बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जारी होती है, एक वक्त आता है कि अवाम कहती है कि नहीं, ये हमारा लीडर है, इसको हमने वोट दिया है और इसके साथ हम रहेंगे। ये चीज है, असल ताकत जो है वो तो अवाम है। देखिए, जब हम कहते हैं कि रियासत किस चीज का है, रियासत उस अवाम की है ना। हम सारे जिन्होंने आइन बनाया है वो कौन थे? वो इन्हीं अवाम के नुमाइंदे थे ना। उन्होंने अवाम के बिहाफ पे वो सारी चीजें बनाई थी इन ऑर्डर टू रन द स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जब एक घर होता है, उस घर में जो चला रहा होता है, अगर वो बीवी होती है तो कमाने वाला शौहर होता है, बाकी सर वो आइन में जो दर्ज है उस हवाले से तो मुल्क कभी भी नहीं चलाया गया। वो जो आइन में दर्ज है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होगा, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं हुआ, ना ही वो उस तरह से चलाया गया इस मुल्क को। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक मिनट नियाजी साहब, ये बसद एहतराम ये जो सनम जावेद साहिबा के साथ हुआ, उसके बाद जिस तरह से 3-4 दिन उनके ऊपर आए तो लॉस्ट काउंट कि कब वो कौन सी जेल में थी, कब वो कौन से केस में अंदर थी, लेकिन इन एनी केस अब वो बाहर आ गई हैं। फिर आपके बेटे हैं हसन न्याजी हैं, आलिया हमजा हैं, मतलब ये सारी सहूबतें, ये डर, ये खौफ की जो दीवारें हैं वो टूट गई हैं। ये खौफ के अलावा रियासत आपको लगता है कि किसी और चीज से डरा सकती है, या उसके पास कोई और गेम प्लान है? न्याय साहब, न्याय साहब मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हमारी लाइन से आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। मैं मुझे नहीं पता कि ये 9 मई के बाद जो फौज का गेम प्लान क्या था, और आया उस वक्त उसने जो एक्ट किया, तो उसने तकरीबन तहरीक इंसाफ में पहली दफा मैंने देखा है कि लीडर के साथ वर्कर्स बहुत सारे जेल में है,
और तरीके साथ तकरीबन सारे लीडर जो हैं वो जेल से बाहर है। सदन अगर जो कम्प्रोमाइज हैं या वो बदले हुर्रियत बने हुए हैं, इससे बालातार होके इसमें मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वो वर्कर जेल में है। ये भुट्टो साहब के वक्त में भी नहीं हुआ था, जौल हक के पास खिलाफ लीडर में गए थे, शरद कुमार खिलाफ में या नवाज शरीफ और लीडर अंदर गए थे, खाजा से या खाकान अब्बासी या इस्फाक डार या जावेद आसिफ या सादर, और ये बाजवा साहब के वक्त में भी नवाज शरीफ साहब और लीडर्स गए थे, वर्कर्स नहीं गए। इमरान खान साहब ने अपने सारे वर्कर्स को बहुत ज्यादा इख्तियार दिला के और वो 2 साल उनके लिए जो तरबियत करते रहे, हल्फ लेते रहे, या उनको एक चीज उनके अंदर इनकलकेट करते रहे कि वो इदारे के साथ जाके टकरा जाएं, और ये उनका पूरा स्पीच थी। इसलिए वो जिहाद, फिर हल्फ लिए उन्होंने लोगों से कि ये वो जिहाद अकबर है और यही वो जिहाद है जो हमने करना है और सारा कुछ जो है। तो उसके बाद अब सूरत यह है कि वर्कर जो है वो बड़ी जल्दी उसके अंदर आ जाता है। सबसे वो वर्कर जो बड़ा उनके डेडिकेटेड था, जो बड़ा क्लोजली जेल था इमरान खान साहब के साथ, वो हर वक्त साथ होता था, जमान पा के बाहर बैठा होता था, जो 400, 1000, 1500, 2000 हर जलसे में मौजूद होता था, वो फर्क किया। अब ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं यही बात अपने पहले उसमें भी जो है वो जो कहने की कोशिश कर रहा था कि और इमरान खान साहब ने आम आदमी को चीज कर दिया। अब आर्मी के पास जो है वो एक जो हैंडल करने का तरीका है वो एक ही है। आर्मी कभी भी एक माइंड सेट है कि वो कुछ भी वजह पीछे नहीं हटती। पहली बात वो जैसे इमरान खान साहब के नजदीक वो एक सजर मुमनुआ बने हुए हैं और एक उनका एक सारे गुनाहों का मम्मा इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन ये समझते हैं कि सारे गुनाहों का मम्मा, ये जो मैं उनका माइंड सेट रीडिंग कर रहा हूँ वो इमरान खान है। और वो हर चीज को कहते हैं जी अगर कोई लड़का है बंदा अवाम इमरान खान सपोर्ट करते हैं तो कहते हैं गुमराह कर रहे हैं। अब मैं हमेशा समझता हूँ कि अवाम की ताकत हर एक को गालिब आ जाती है, लेकिन क्या इमरान ये ताकत निकाल पाएंगे? मेरा ख्याल है कि आज तक इमरान लोगों को बाहर निकलने के लिए जितना उन्होंने उकसाया किसी ने नहीं उकसाया। उन्होंने चाहे 2014 का धरना हो, इससे नाकाम हुआ कि बंदे नहीं निकले। 25 मार्च 2022 का लॉन्ग मार्च, इससे नाकाम हुआ कि बंदे नहीं निकले। 26 नवंबर को जब आसिम मुनीर को अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए गए थे, इससे नाकाम हुआ कि बंदे नहीं निकले। फिर उन्होंने कहा कि 2.5 लाख बंदा हमारी जेल भर तहरीक होगी। 250 बंदा नहीं निकला उस दिन, पहले दिन से लेकर 3-4 दिन तक, और वो जमानतें कराते रहे कि 8वीं इलेक्शन में जिससे तहरीक इंसाफ को एक बड़ी एक मजीद एक नई जिंदगी मिली और एक उसका पॉलिटिकल नैरेटिव जो है उसमें नई जान पड़ गई। उन्होंने 5 बड़ी हड़तालों की कॉल की, वो नहीं आए। 2016 में उन्होंने लॉकडाउन करने की कोशिश की, नाकाम रहे। तो ये एक वो चीज है। खसूसन 26 नवंबर 2022 का जो लॉन्ग मार्च है उस मत भूलने की इमरान खान हल्फ लेते रहे लोगों को कि राहुल सिंधी आएंगे जिसमें उन्होंने अपॉइंटमेंट रुकवानी थी। अब ये वो चीज है जिसका एस्टेब्लिशमेंट को ये पता चल गया है और तरीके साथ पर होना यही है। जब वो फजल रहमान के पास गए हैं तो मेरा ख्याल है कि बड़ा ही मुश्किल होगा उनके लिए कि जिस फजल रहमान को वो नवाज शरीफ से ज्यादा वक्त जो जिसकी तस्दीक करते रहे, तो ये हिम्मत ही चाहिए। बारे इमरान खान ने तक ये हिम्मत की और जो झिझक को शर्म वही तरफ रखा और उनके पास पहुंच गया। तो वजह क्या थी कि वो बंदे लाएगा। तरीके साहब ने खुद कहा कि वो बंदे लाएगा तो वो निकाल सकता, यानी हम नहीं निकाल सकते। मोहम्मद साहब बंदे नहीं ला सकते आप लोग, आप अवाम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अवाम का जो जमघटा है, जो आपने लाना है, जो आपकी फोर्स है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसके पीछे आप लोग छुपते हैं या कम से कम उनके साथ खड़े हैं, तो अवाम तो नहीं निकलेगी। जैसे न्याय साहब कह रहे हैं कि आप लोग ने कोशिश कर देखी है, ठीक है, ये भी अलग बात है कि आपको कभी जलसे की इजाजत नहीं मिलती, कभी कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं मिलती। तो क्या ये दोनों तरफ से ही मामला गड़बड़ है? देखिए, आज जब आप 2012, 2013, 2014 के रेफरेंस दे रहे होते हैं, फेयर इनफ आपकी असेसमेंट होगी जैसे भी होगी, लेकिन मैं तो उसके अंदर मुसलसल एक ग्रोथ देख रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और यही वजह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रोथ करती गई है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंदे नहीं निकाल सकती तो किन लोगों ने आके वोट दिए, और वोट भी ऐसे टाइम पे कि जहां पे एक निशान नहीं था, एक बंदे का नहीं था, और कोई बड़े नाम भी नहीं थे। मतलब ऐसे नाम नहीं थे जिनको आप पहचान सकती हो।
ऐसे नाम थे कि जिनका कोई नहीं जानता था कि ये कौन है, कहां से। सिर्फ ये था कि उसको बैकिंग थी किसकी, इमरान खान की। लोगों ने तो जाके वहां पे ये पूछते थे कि कैदी नंबर 804 का कैंडिडेट कौन है। उनको तो पता ही नहीं होता कि कैंडिडेट कौन है, किधर कभी देखा भी नहीं था, ना कंपेन हुई ना कुछ हुई। तो वो लोग कौन थे जो निकले, वो कौन थे जो निकले। अच्छा, मान लेते हैं कि वो भी कोई नहीं था, एक तुक्का लग गया। मैं आपको सिंपल एक लिटमस टेस्ट है ना, लिटमस टेस्ट जो हम लोग जब केमिस्ट्री में होते हैं, हम एक लिटमस पेपर डालते हैं कि ये एसिडिक है या बेस है, आप पता चल जाएगा कि क्या चीज है। आप एक काम करें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इजाजत देते जलसे इस्लामाबाद में, आप इजाजत दे दे लाहौर में उसकी मीनार पाकिस्तान में, आप इजाजत दे दें। उसके बाद आप देखें कि बंदे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। उसके बाद फिर जो मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपका। आई हैव टू ड्रॉप यू हियर बिकॉज़ आई हैव टू टेक हसन रजा पाशा साहब, हमारे पास लाइन एक है। सॉरी आपका बहुत, आई एम जस्ट गोइंग टू वेट फॉर हसन रजा पाशा साहब टू जॉइन अस। लेकिन न्याजी साहब ये बात दुरुस्त है कि वोट तो पड़ा और ये कि इजाजत नहीं मिलती। वो कह रहे लिटमस टेस्ट है कि इजाजत दे के देखे लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते, पता चल जाएगा। नहीं, मैं तो उन्होंने हमारे सामने मुझसे मुख्तलिफ बात नहीं की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक पब्लिक स्पोर्ट जो है उसमें 8 फरवरी में मजीद इजाफा हुआ है। लेकिन आपको फौज के मुकाबले में अगर बंदे आप सड़कों पे ले आते, इमरान खान साहब को जिस दिन गोली लगी थी तो जिन्होंने मरवाई थी वो यही समझते थे कि मुल्क के अंदर एक गदर हो जाएगा, लोग निकल आएंगे और मास्टर लगाना पड़ जाएगा। पता क्या क्या एंगल दो में लोगों के और क्या क्या इंटरेस्ट से वापस थे, लोग नहीं निकले। फिर जब आपके बैन इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर और कोर कमांडर के घर के ऊपर आपने एक पूरा हल्ला बोला, तो अगर आपके पास 50,000 बनना होता, GS2 के लिए 50,000 बनना होता, 30,000 बनना होता। बल्कि जब 25 मई को इस्लामाबाद आए थे तो मैंने कहा खान साहब आप 30 लाख बंदे का कह रहे मैं लाऊंगा, 30 लाख बंदा ना लाए, आप सिर्फ 30,000 बंदा ले आए और आप देखेंगे यू विल मेक द डिफरेंस। अब नहीं निकाल सके। अब बंदा जब तक नहीं निकलता कि वोट पड़े या नहीं पड़े, ये सारी की सारी टेंजेबल चीजें उस वक्त नहीं होगी। ये तो हर एक को पता है, मैं तो उनके साथ हूँ। इलेक्शन ड्रॉप किया गया उसी तरह किया गया जैसा 2018 में इमरान खान के लिए IPL बताया गया। तो क्या उसके लिए लेकिन सर फिर ये हुकूमत इतनी क्यों बौखला रही है, ये हुकूमत ये क्यों इतनी बौखला रही है कि ना उनको सीटें मिलेगी, उसके ऊपर अपील में जाएंगे, फिर बैन करने में जा रहे हैं। देखिए हुकूमत, ये देखिए पहली बात तो ये कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे स्वाब करे, हमको बस बदनाम किया। जो कुछ है हुकूमत नहीं कर रही, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और वो ये इमरान खान के लिए नहीं कर रही, वो अब सुप्रीम कोर्ट के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहती है। पहली बात कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिस तरीके से बंदयाल का पंजाब और केसी के इलेक्शन के इम्प्लीमेंट नहीं किया था, और गेट विद दैट, तो वैसे ही वो डन विद। फिर आप क्या कहेंगे तुम 13 रुपये बैंक के फैसला करे और वो इम्प्लीमेंट ना करवा सके, तो फिर उसके बाद ये भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया, क्या होगा इसको भी अब करो, हम इसको बैन करें, तुम इसको हटाओ। तो एक ऐसी चीज है कि अब ये एक थोड़ा शिफ्ट है, वो लड़ाई का जो ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आई थिंक एक्सटेंशन कहती है कि फाइनल शो डाउन होना है तब हो ही जाए, और वो उसका मतलब ये है कि दे आर रेडी टू टेक ऑन एनीथिंग। अब क्राइसिस है कि बहुत सारी चीजें आप मैं तो बड़े देखता हूँ फाइनल काउंटडाउन में पता नहीं क्या क्या नताइज निकले। अच्छा एक मिनट सर, हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, आई नो यू आर आउट ऑफ टाउन, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। जरा ये बता दीजिएगा कि आज ये 4 एडहॉक जजेस वाला जो मामला है, उन्होंने तो इनकार कर दिया, सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम साहब कंसिडर कर रहे हैं, और उसके बाद यही बात के सीटें वाला मामला है, उसमें अपील में जाना है, पार्टी को बैन करना है, ये तमाम तर चीजें। और जिस तरह अभी न्याय साहब कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, हुकूमत नहीं कर रही, और एस्टैब्लिशमेंट अब जुडिशरी के आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहती है, हालांकि जुडिशरी ने तो काली पट्टी बांधी हुई है। जी देखें, पहली दफा पाकिस्तान में ये हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे नहीं है, और चलें एक लिहाज से अच्छी बात है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ आया या कोई मिलिट्री रजीम आया तो उसको एंडोर्स किया इन्होंने पाकिस्तान की अदालतों ने। बहरहाल एक चीज़ जो आइन में दी गई है, आइन का आर्टिकल 182
उसमें वाज़ेह तौर पे है कि अगर चाहें तो रख सकते हैं रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जज के तौर पे। उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है जिन्होंने ज्वाइन करना है। आपको पता है कि जब ये सीनियर मोस्ट जजेस के तौर पे रिटायर हुए हैं तो वो चीफ जस्टिस के दाएं या बाएं बैठा करते थे, लेकिन अब अगर इन्हें एडहॉक जज के तौर पे इन्होंने जाना है तो फिर लास्ट वाली सीट पे होगा, 16 या 17 नंबर वाली सीट पे होंगे, बैठे होंगे। तो ये तो है ये बात। अब जहां तक इस बात को किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि ये सर भुट्टो साहब की फांसी में भी मेन किरदार एक एडहॉक जज का था। जी जी, उस वक्त ये था कि उनको एडहॉक जज पहले रखा गया था, फिर कंफर्म करना था। यहाँ पे एडहॉक जज जिनको रखा जा रहा है वो रिटायर्ड जज को एडहॉक जज रखा जा रहा है। ये जरा आप डिफरेंस फील कर लें, ये ऐसा नहीं है। और फिर दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि इन तमाम जजेस के साथ ना ही तो चीफ जस्टिस साहब ने पहले कोई बात की है और ना ही किसी इदारे ने इनके साथ बात की है, क्योंकि जो 2 जजेस का रिक्यूज कर देना कि वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ओथ लेने से या एडहॉक जज बनने से, तो ये अपनी जगह पे सिग्निफिकेंस है और इस चीज की गमाजी कर रहा है कि ये कोई प्री प्लान नहीं है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ कैदी नंबर 804 जेल में नहीं है, कैदी नंबर 203 भी है, 951 भी है और 2555 भी है। सारे कई ऐसे हैं उनमें जो डेथ सेल में हैं, ऐसे भी हैं जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और बेशुमार केसेस हम देखते हैं कि फिक्स ना होने की वजह से इनफ्रेक्चुअस हो जाते हैं और वो विड्रॉ हो जाते हैं, क्योंकि जो कैदी है वो जेल में अपनी सारी कैद मुकम्मल करके बाहर आ जाता है, तो वो फिर पिटीशन विड्रॉ हो जाती है। अगर जिस नीयत से पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल और खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के अरकान ने जनाब जस्टिस काजी फाइज साहब को ये कहा कि आप सारा वक्त आईनी जो केसेस हैं या पॉलिटिकल केसेस हैं उनमें ज़ाया कर रहे हैं और जो आम लिटिगेंट है उसके केसेस की सुनवाई नहीं हो रही, तो क्यों नहीं आप 182 को इन्वोक करके एडहॉक जजेस लें जो कि कम से कम ये केसेस तो फैसला करे। और ये उस वक्त ये बात की गई जब ये सीटों वाला फैसला नहीं आया था, और एक बार बार आप देखें वही लोग मुखालफत कर रहे हैं इस वक्त भी जो कि काजी फाइज साहब के खिलाफ जिन्होंने रेफरेंस फाइल किया था। इस मुल्क में वहम वसवसे और बदनीयती का जो आलम है वो ऐसा है कि बहुत ही अनस्टेबल लग रहा है, और फिच रिपोर्ट इज़ आल्सो नॉट हेल्पिंग अस ब्रिंग इन एनी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स। अब क्या होगा आगे, कोई विल बेटर सेंस प्रिवेल और नॉट, लेकिन लगता है कि दोनों पार्टीज़ ने अपने जो है कमर कस ली है। आप नहीं या मैं नहीं, ये वाला मामला है इस वक्त नून लीग का और पीटीआई का। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।